आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालय से शैक्षणिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाता। तो नहीं पूछ रखा है, नोट पूछ रखा है एक्टिविटी और एरिया जो कंसिडर नहीं होती को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक कौशल, अभिवृत्ति व मूल्य, सृजनात्मक कौशल, पाठ्यचर्या विषय, सोशल स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, क्रिएटिव स्किल्स, करिकुलर सब्जेक्ट। जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो क्या है, सही है, क्योंकि यही है जिसको सह शैक्षणिक पक्ष के अंतर्गत गिना नहीं जा सकता, क्योंकि ये किसके अंदर काउंट होता है, किसके अंदर कंसीडर होता है भाई, स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट के अंदर कंसीडर होता है ये। इसी के साथ हम एक पिक्चर देख लेते हैं। जो हमारा पोस्ट स्कोलेस्टिक एरिया है वो इसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स आती है, लाइफ स्किल्स जितनी भी, जैसे सोशल स्किल्स आ गई, थिंकिंग आ गई, इमोशंस एंड स्किल्स आ गए, सोशल स्किल आ गई, और जो भी हमारी क्रिएटिव स्किल्स आ गई, तो ये सारे किसके अंदर कंसीडर होते हैं, पोस्ट स्कोलेस्टिक एरिया या एक्टिविटी के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय वूम। ऑप्शन है गाल्टन, पेस्टालॉजी, कैटल, वुंट। तो जो ऑप्शन है हमारा फोर्थ वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, वुंट ने की थी। इसी के साथ जो गाल्टन है उनको फादर ऑफ यूजेनेसिस कहा जाता है, और गाल्टन ही वो व्यक्ति है पहले जिन्होंने इंटेलिजेंस की बात की थी। ठीक है, इसी के साथ कैटल की बात कर लेते हैं। कैटल है, उन्होंने किसकी बात की है, उन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिए हैं, या ट्रेट बोल सकते हैं। जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर की बात कौन करते हैं, हमारे कैटल बात करते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं पेस्टोलॉजी की। तो पेस्टोलॉजी है, उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पैडागोजी के जनक पेस्टोलॉजी को बोला जाता है। ये वो 16 फैक्टर हैं जिनकी बात कौन करते हैं, कैटल करते हैं। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, इनकी बात कौन करते हैं, कैटल। क्वेश्चन है, बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल या अपना ले तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस समझ को आप क्या कहेंगे, मतलब क्या कहा जाता है। चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग दैट देयर जेंडर विल नॉट चेंज इवन इफ दे अडॉप्ट बिहेवियर, ड्रेस, हेयर स्टाइल ऑफ अदर जेंडर। तो इस टाइप की जो चिल्ड्रंस की अंडरस्टैंडिंग है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर स्टीरियोटाइप। जो ऑप्शन है हमारा थर्ड वो क्या है, करेक्ट आंसर है जेंडर कंसिस्टेंसी। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है कि बच्चे को यह समझ में आ जाए, चाहे वो जैसे अगर कोई लड़का है तो वो लड़की जैसे कपड़े पहन ले या फिर उसके जैसे लंबे बाल कर ले, फिर भी उसका जेंडर चेंज नहीं होगा। या लड़की है जो लड़कों की तरह हेयर स्टाइल कर ले या फिर उनके जैसे पैंट शर्ट पहने, तब भी उसका जो जेंडर है वो चेंज नहीं आएगा। जब उनको ये बात समझ आ जाती है तब उसको क्या कहते हैं, जेंडर कंसिस्टेंसी बोलते हैं। जो जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर स्टेबिलिटी, इनकी बात कौन करते हैं, हमारे कोलबर्ग ने दी है ये। तो जो जेंडर आइडेंटिटी है होती है 2 से 3 वर्ष में, जब बच्चे को ये पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की है, तो ये क्या उसकी आइडेंटिटी होगी। जेंडर स्टेबिलिटी ये कब शुरू होती है, लगभग 4 साल के पास शुरू होती है, जब उसको ये पता चल जाता है कि भाई चाइल्ड बिकम्स अवेयर दैट जेंडर इज फिक्स्ड बट स्टिल कन्फ्यूज ऑन अपीयरेंस। मतलब उनको पता चल जाता है कि भाई जेंडर फिक्स्ड है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपीयरेंस पे फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे कि डो नॉट अंडरस्टैंड जेंडर कंसिस्टेंस। तब तक लड़के ऐसे सोचते हैं अगर उन्हें लंबे बाल रखे या कपड़े पहन लिए तो क्या बन जाएगा, लड़की बन जाएगा। तो ऐसे वाली उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद होती है जेंडर कंसिस्टेंसी। ये कब स्टार्ट होती है, लगभग 7 वर्ष के पास शुरू होती है जेंडर कंसिस्टेंसी। इसमें बच्चा क्या कर देता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, उसको ये चीज़ पता चल जाती है कि भाई चाहे वो लड़की जैसे कपड़े पहन ले या फिर लड़की है तो लड़कों जैसे बाल रख ले, उनके जैसे कपड़े पहन ले, उनकी क्या होगी, जो जेंडर है वो चेंज नहीं होगा। तो ये जेंडर कंसिस्टेंसी होती है, आ रही है। जैसे कोई लड़का रो रहा है तो ऐसे बोल देते हैं कि तुम क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो ये क्या होती है, जेंडर रूढ़िवादिता होती है। देख लेते हो जेंडर कंसिस्टेंसी में, देखो इसमें इस लड़के ने क्या कर रखा है, लड़कियों जैसे कपड़े पहन रखे, खिलौने से खेल रहा है, न गुड्डे गुड़ियों से खेल रहा है, और लड़कियों के जूते पहन रखे हैं। ठीक है, इसमें लड़की को दिखा रखा है कि लड़की ने फुटबॉल ले रखी है, लड़कों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो फिर इनको क्या समझ में आ गया, भाई इनकी जेंडर जो है वो चेंज नहीं होगी, चाहे ये अपना हेयर स्टाइल या फिर कपड़े या फिर ड्रेसिंग सेंस कुछ भी चेंज कर ले, बिहेवियर चेंज कर ले, तो इनका जेंडर चेंज नहीं होगा। तो कि समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है। असेसमेंट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी इज नोन एज विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को क्या कहेंगे, जिसमें समग्र विकास का आकलन होता है। तो समग्र विकास का आकलन किसके होता है, समग्र मूल्यांकन में होता है। आपने CCE की प्रोसेस तो पढ़ रखी होगी, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। इसके अंदर हम क्या बात करते हैं कि हमारे जितनी भी स्कूल से जुड़ी एक्टिविटी है या फिर जितनी भी मतलब उसके आसपास की एक्टिविटी है, उन सभी को काउंट करते हैं इसके अंदर। तो समग्र मूल्यांकन में क्या आते हैं, स्कोलेस्टिक, को स्कोलेस्टिक, सह शैक्षणिक, शैक्षणिक,
पक्ष, ये सारे किसके अंदर आते हैं? कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। क्या दिखा रखा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कितनी ग्रोथ हो रही है ईयर बाय ईयर, वो किसके अंदर आ रहा है? कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूसली जो प्रोसेस चल रही है वो। कॉम्प्रहेंसिव में क्या आएगा हमारा? स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक, करिकुलम और को करिकुलम, ये भी बोल देते हैं इनको। तो सेल्फ इवोल्यूशन, फीडबैक, रीटेस्टिंग, तो ये सारी किस के अंदर आएगी? हमारी कॉम्प्रहेंसिव के अंदर आएगी। इसके साथ हम में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? नोट ए डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म को किसने दिया है? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात हमारी कौन करते हैं? सिगमंड फ्रॉइड हमारी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं। उन्होंने लगभग 13 या 12 की डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं जिनकी वो बात करते हैं। तो कौन कौन से है इसमें से? आइडेंटिफिकेशन है, वो हमारा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। कंपनसेशन भी है, रैशनलाइजेशन भी है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है एसोसिएशन या साहचर्य, ये क्या है? हमारा रक्षात्मक युक्ति नहीं है। तादात्म्य, श्रुतिपूर्ति, औचित्य स्थापन, ये सारी किसकी है? रक्षात्मक युक्ति में आती हैं। डिफेंस मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो ये जो कुछ 11 या 12 डिफेंस मैकेनिज्म है जिनकी बात सिगमंड फ्रॉइड करते हैं। तो इनको एक बात की थी एक्टिविटीज़ या एरियाज़ की। तो जो स्कोलेस्टिक एरिया उसमें क्या आती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट जैसे। और को स्कोलेस्टिक एरिया होते हैं इसमें लाइफ स्किल, वर्क एजुकेशन, विजुअल परफॉर्मेंस, आर्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। और जो हमारे को स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज़ है, ये एरिया है, ये एक्टिविटी है। तो इसमें क्रिएटिविटी, साइंटिफिक स्किल, हेल्थ, ये सारी चीज़ किसके अंदर आती हैं? को स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज। तो ये किसकी बात कर रहा है भाई? हमारी यहाँ पे प्याजे की बात कर रहे हैं। प्याजे ने हमारी चार स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट के बेसिस पे। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल स्टेज। ये चारों क्या है? हमारी लाइन वाइज है। ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज है। जो आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड की बात हमारी किस स्टेज में की जाती है? सेंसरी मोटर स्टेज या फिर संवेगी गामक अवस्था, जो कि कितने वर्ष तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती है हमारी। ये सेंसरी मोटर स्टेज है। इसी के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आ जाती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? तो टेलर की लेवल थ्योरी में पूछ रखा है, लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी में फोर्थ लेवल कौन सा है? जो टेलर है, टेलर ने क्रिएटिविटी के बेस पे 5 लेवल दिए हैं। सबसे पहला उसका आता है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव पहला लेवल है। उसके बाद आता है प्रोडक्टिव या फिर टेक्निकल। उसके बाद आता है इन्वेंटिव। इन्वेंटिव फोर्थ लेवल होता है इनोवेटिव। इनोवेटिव फिफ्थ लेवल होता है इमरजेंट। इस तरह इन्होंने 5 लेवल की बात की है। तो जो फोर्थ लेवल पे कौन सा आता है? इनोवेटिव क्रिएटिविटी या अभिनव सृजनात्मक। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, ये क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। टेलर लेवल थ्योरी, इसके अंदर फर्स्ट लेवल कौन सा है? एक्सप्रेसिव, सेकंड है प्रोडक्टिव, थर्ड है इन्वेंटिव, फोर्थ है इनोवेटिव, फिफ्थ है इमरजेंट लेवल। इमरजेंट लेवल हायर लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? नोट अदर नेम ऑफ एडोलसेंस। ऑप्शन 1 है बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। इसको तो क्या एडल्टहुड, तो इसको क्या बोलते हैं? एडोलसेंस का अन्य नाम है ये भी। प्रॉब्लम एज, तो जो एडोलसेंस एज होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसको स्ट्रेस एज भी बोला जाता है। तो स्टेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म, तो ये वाला भी हमारा जो एडोलसेंस का अनदर नेम है। लेकिन जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन है सपूर्ति अवस्था या स्मार्ट एज। तो हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था, स्मार्ट एज है वो किसको बोला जाता है? लेटर चाइल्डहुड को। लेटर चाइल्डहुड को क्या बोला जाता है? स्मार्ट एज। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे समायोजन की विशेषता। गुड एडजस्टमेंट की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। टॉलरेंस, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, इरेगुलर लाइफ हैबिट। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट, सहनशीलता हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड है भाई आत्मविश्वास की कमी। जब आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी तो वो गुड एडजस्टमेंट कहाँ से हुई भाई? तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। संवेगात्मक अस्थिरता। अगर इमोशनल स्टेबिलिटी होता तो ये ऑप्शन आ सकता था, लेकिन ये भी क्या है? अस्थिरता नहीं होती, स्टेबिलिटी होती है गुड एडजस्टमेंट में। रेगुलर लाइफ हैबिट होती है, ना कि अनियमित दिनचर्या। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।